तजाकिस्तान के मशहूर सिंगर अब्दुल रोज़िक या कहें छोटा भाईजान कलर्स टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। अपने परफॉर्मेंस से फैंस का दिल भी जीत लिया है। उन्हें घर का सबसे क्यूट कंटेस्टेंट माना जाता है। हाल ही में बिग बॉस ने अब्दुल रोज़िक को उनके किसी खास प्रोजेक्ट के लिए शो के बीच में ही घर से बाहर भेजा, पर कहा कि प्रोजेक्ट खत्म होते ही वो घर में वापस लौट सकेंगे। इसी बीच अब्दुल रोज़िक की एक्टर जॉनी लीवर संग एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अब्दू और जॉनी लीवर एक दूसरे की नकल करते नजर आ रही हैं। वहीं ये वीडियो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। अभी मजा आ गया ना ब्रो। Oh, you are very चालाक bro. हाँ, बहुत चालाक। Yeah. इस वक्त अब्दुल रोज़िक बिग बॉस के घर से बाहर हैं। हाल ही में उन्हें स्पॉट भी किया गया। बांद्रा के हक्कासन रेस्टोरेंट से उन्हें निकलते देखा गया है, जहां मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब्दू सिर्फ लव यू गाइस कहकर वहां से निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। लव यू गाइस। लुक्स की बात करें तो अब्दू जैसे बिग बॉस के घर में डैशिंग और स्मार्ट बनते रहते हैं, वैसे ही यहाँ डैशिंग लुक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ है। वहीं फैंस को भी अब्दू अपना दीवाना बना चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक अब्दुल रोज़िक की बिग बॉस में वापसी होगी, क्योंकि घर वाले और फैंस को अब्दू के आने का बेसब्री से इंतजार है। इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने 19 नवंबर 2022 को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अब हाल ही में ईशा पहली बार अपने ट्विंस के साथ घर लौटी हैं। ईशा को लेने पूरा परिवार एयरपोर्ट पहुंचा। बता दें, ईशा अंबानी ने आनंद पीरामल से 12 दिसंबर 2018 को शादी की थी और अब दोनों अपने ट्विन सन पहली बार भारत लौटे हैं। बच्चों के ग्रैंड वेलकम के लिए अंबानी फैमिली ने खास तैयारियां की थी। ईशा अंबानी के दोनों बच्चों की छोटी झलक फैंस को देखने को मिली है। इस दौरान नीता अंबानी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। ए भाई ए चाचा झमरू है एक नंबर का। छुपे रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी परिवार ने बड़े फंक्शन का इंतजाम किया है। साथ ही कहा जा रहा है कि यह आयोजन बच्चों के पूजा पाठ के लिए किया जाएगा। राजस्थान में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार गैंगवार के मामले सामने आ रहे हैं। खुलेआम गोलीबारी, हत्या, मारपीट जैसे राजस्थान के लिए आम बात हो गई है। इस बार मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में दो गैंग वर्चस्व की लड़ाई के चलते आमने सामने हो गए। बता दें कि पूरी घटनाक्रम गुरुवार की है, जब हिस्ट्री सीटर निरंजन मीणा मेहंदीपुर बालाजी इलाके में जीप लेकर जा रहा था। इसी बीच करीब 8 से 10 बदमाश हाथों में डंडे लेकर आए और गैंगस्टर निरंजन मीणा की गाड़ी को टक्कर मारने लगे। वीडियो में आप देखिए बदमाशों के बेखौफ तेवर बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, जीप में सवार बदमाशों ने निरंजन की जीप को दोनों तरफ से टक्कर मारना शुरू कर दी। साथ ही लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इन्हें न पुलिस का खौफ है न किसी की परवाह। दोनों गुटों के बीच सड़क पर ये गैंगवार काफी देर तक चलता रहा।
गौरतलब है कि इस वारदात में करीब 8 से 10 बदमाश शामिल हैं और ये कोई आम बदमाश नहीं बल्कि इसमें से अधिकांश हिस्ट्री शीटर हैं। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा ने मेहंदीपुर बालाजी थाने में अन्य गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश में जुटी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को दिल्ली पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उनके साथ प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी यात्रा में शिरकत की। यात्रा के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो नफरत फैलाने में विश्वास करते हैं, लेकिन आम लोग सद्भाव चाहते हैं। कांग्रेस जो है ये एक संगठन नहीं है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोचने का और जीने का तरीका है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दो सोचने और जीने के तरीके हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, बीजेपी और आरएसएस की नीतियां डर और नफरत फैलाने की हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं नफरत के बाजार में प्यार बेच रहा हूं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान उसी नफरत के बाजार में। तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन को समझ लिए। नफरत, हिंसा और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए। मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। बिहार के मोतिहारी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां के रामगढ़वा थाने के नरीरगिर में शुक्रवार को ईंट भट्टे की चिमनी में विस्फोट होने से चिमनी मालिक सहित 9 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। वहीं अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। घायलों को आनन फानन में एसआरपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे को लेकर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोतिहारी में एक ईंट भट्टे में हुए हादसे में लोगों की मौत से व्यथित शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के लिए प्रार्थना करूंगा। पीएमएनआरएफ से 2 लाख प्रत्येक मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे, वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश समेत कई दिग्गज नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाने क्षेत्र में ईंट भट्टे की चिमनी फटने की घटना दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। घायलों का समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। मोतिहारी के डीएम ने बताया, रामगढ़वा के नरीरगिर में ईंट भट्टे की चिमनी में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। 8 लोग रक्सौल के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। मलबा हटाया जा रहा है और बचाव अभियान जारी है। देश की गरीब आवाम के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। बता दें कि सरकार के इस फैसले के तहत 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 1 साल यानी 2023 तक मुफ्त राशन देने का फैसला लिया है और इस खर्च को अब केंद्र सरकार पूर्ण रूप से वहन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी
खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा फूड सिक्योरिटी के तहत। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण 1 साल तक करने का फैसला किया। पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था 1 साल के लिए, अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि देश के गरीबों का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसे में उनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ देश के लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा। शनिवार को पीएम मोदी ने श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, पूज्य धर्मजीवन दास जी स्वामी जी का गुरुकुल के लिए जो विजन था उसमें अध्यात्म और आधुनिकता से लेकर संस्कृति और संस्कार तक समाहित था। आजादी के तुरंत बाद भारतीय मूल्यों और आदर्शों की नींव पर इस आंदोलन को, इस संस्थान को निर्मित किया गया। पूज्य धर्मजीवन दास जी स्वामी जी का राजकोट गुरुकुल के लिए जो विजन था उसमें अध्यात्म और आधुनिकता से लेकर संस्कृति और संस्कार तक सब कुछ समाहित था। आज वो विचार बूझ, वो विचार बीज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं राजकोट गुरुकुल के 75 वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। इस संस्थान का भविष्य और भी यशस्वी और सेवा क्षेत्र में इसका योगदान अप्रतिम होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश आजाद होने के बाद हम पर जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने प्राचीन वैभव और महान गौरव को पुनर्जीवित करें। स्वामीनारायण गुरुकुल इसी गौरव का उत्कृष्ट उदाहरण है। पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों और मूल्यों से सींचा है ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आध्यात्म के क्षेत्र में समर्पित युवाओं से लेकर इसरो और बार्क में वैज्ञानिकों तक हम गुरुकुल परंपरा ने हर क्षेत्र में देश की मेघा को पोषित किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.